आपने कभी सोचा है जब सोने की ज्यादा से ज्यादा खदानें अफ्रीका में मिलती है तो फिर सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास क्यों रहा? इसके पीछे का कारण है भारत लूटने आए अधिकतर शासकों के मंसूबे सिर्फ सोने की चोरी। उदाहरण के तौर पर पर्शिया से आए नादिर शाह को ले लीजिए, जिसने दिल्ली से इतना सोना लूटा कि उसके बाद 3 साल तक पर्शिया में किसी ने टैक्स नहीं दिया। मुगल शासकों ने यहाँ आकर खुद के लिए सोने के तख्त बनवाए और इसी सोने की चाह में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को अनगिनत बार लूटा गया। जिस किसी ने भारत की तरफ रुख किया उसकी नापाक नजरें भारत के सोने पर ही पड़ी और जिस कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। हालांकि अभी भी देश के प्राचीन मंदिरों में सोने की खदानें हैं, लेकिन अब वापस से चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनने का समय कब आएगा? आज का आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत कब बनेगा और विश्व पटल पर वीटो पावर कब मिलेगी? इन्हीं सवालों के बीच स्वामियों की भविष्यवाणी में छिपी है भारत के आने वाले 22 सालों की गोल्डन पिक्चर। सर, हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, पीएम मोदी जब से उन्होंने देश की सत्ता संभाली है, आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं, प्रत्येक भारतवासी भी कर रहा है और हम सब चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक डिपेंडेंट कंट्री नहीं रहे, डेवलप्ड कंट्री हो जाए। लेकिन डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री कब होगी और वीटो पावर कब मिल पाएगी हम लोग को यूनाइटेड नेशन में? परमानेंट मेंबर्स कब बन पाएंगे सर हम लोग? मैंने कहा ना, हमारे भीतर लघुता ग्रंथि, स्वाभिमान की कमी है। अगर हम एक बार के लिए निश्चय कर लें, 1 महीने के लिए सिर्फ, हम किसी भी अमेरिकन चीज़ का या चाइनीज वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। बहिष्कार, टोटल बहिष्कार, सिर्फ 1 महीने के लिए, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया में धनम मूलम धर्मम, अगर किसी को चोट करनी है तो उसके व्यापार पे चोट कर लो। ट्रम्प क्या कर रहे हैं? तो हाथ जोड़कर बात करने का ज़माना समाप्त हो चुका है। हम क्यों भिखारियों की तरह कहते हैं कि हमें वीटो पावर दो? हिंदुस्तान दुनिया के पहले नंबर की जनसंख्या में सत्ता है, ऑफिशियली मैं कहूँ जी, अब तो नंबर 1 पे आ गया जी। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी, दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा खपत यहीं पे होती है हर चीज की, कंज्यूमर मार्केट हमारा, मल्टीनेशनल हमारे पास, भगवान की दी हुई नेमतें हमारे पास, पानी हमारे पास, भूमि हमारे पास, 6 ऋतुएं भारत में दिखती हैं, और फिर भी भिखमंगों की तरह हम बोल रहे हैं कि वीटो पावर मिलेगा। माई बाप, अब आप उस पर विचार किया जाए, एक ऐसा डिबेट किया जाए कि अगर हम यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ भी कर ले तो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या होंगे, विचार तो करो। अभी तक तो ये विचार कभी मंच पे ही नहीं चला। आपके जो सारे टीवी चैनल के डिबेट चलते हैं वो फालतू देख रहे हो कि जो टॉपिक रिलेटेड नहीं है आम आदमी से, ये इस देश के स्वाभिमान का टॉपिक है। और फिर जैसे ही भारत ने अपनी अलाइनमेंट ब्रिक्स के साथ दिखाई, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, अब तो और भी 4-5 देश उसमें आ गए, तो ट्रम्प को बहुत टेंशन हो गई कि ब्रिक्स की अगर करेंसी बनती है जी, तो डॉलर का डाउनफॉल आ जाएगा जी। तो आपको तो आपके शत्रु ने बता ही दिया है कि भैया कामयाबी आपके हाथ में, आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो कभी कभी स्ट्रेटेजिकल माइंड अप्लाई करके, हमारे पॉलिटिशियन क्या है, परिवारवाद ज़्यादा है यहाँ पर। बाप के मरने के बाद बेटा आ जाता है, सूझ तो है नहीं, ना तो इकोनॉमिक्स की आप पता है, ना सोशोलॉजी पता है, ना साइकोलॉजी पता है, ना स्पिरिचुअलिटी पता है, बैठ जाए। हमारे पॉलिटिशियन के लिए भी एक पैरामीटर्स होने चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे IAS IPS होता है ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स सर्विस भी होनी चाहिए। गहरा गहरा नथु खरा आके बैठ जाता है पॉलिटिक्स में, वो बैठ जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो विश्व की आर्थिक नीतियों को समझते हुए अगर आपने उसकी कमज़ोर नब्ज़ पर दबाया, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को वीटो पावर के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। आपके जोली में आकर डोलेंगे कि माई बाप आप अभी बैठो। तो समय तो खैर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भारत हमेशा भीख मांगता रहेगा, क्योंकि डिफेंस के अंदर हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेटिंग जा रही है, समीकरण विश्व के बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स की जो करेंसी है, कुछ दिनों के लिए हमें चाइना के साथ अपने मतभेद बुला करके भी टेबल टॉप करके, ऐसा नहीं हम गिर जाएंगे, लघुता ग्रंथि में जाएंगे, गिव एंड टेक 50-50, तो ब्रिक्स करेंसी पे बात की जा सकती है। और ब्रिक्स करेंसी बनते ही
डॉलर का डाउनफॉल सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि रशिया, चाइना, भारत, ये अपने आप में तीनों ताकतें विश्व की 30-35% की ताकत बनती है, और इसमें ताकत है, इसको आप इसी तरह लाइटली नहीं ले सकते हो। लेकिन वो नेतृत्व चाहिए, वो संकल्प शक्ति चाहिए, और वो नेगोशिएट करने वाला व्यक्तित्व चाहिए। मुझे संभावनाएं लग रही है कि 2-3 साल में ये समीकरण बन जाएंगे। सर, संभावनाएं तो काफ़ी लोगों को लग रही है कि भाई 27 में पीओके की वापसी हो जाएगी। आप भी इस बात की एक सांकेतिक भविष्यवाणी दे चुके हैं धर्म ज्ञान पर कि पीओके वापस आता हुआ हम सबको दिख रहा है। लेकिन सोने की चिड़िया, सोने का शेर कब बनेगा सर? अभी नहीं है। आप मुझे बताओ, भारत के अगर आप थोड़ा भी ट्रैवल करते हो, ट्रेन का लेवल आपने लास्ट जब किया होगा, मैं आपको बताऊं 2014 से पहले आप जिस ट्रेन में मैं आज तक नहीं बैठी सर। तो ये दुर्भाग्य किसका? मौका ही नहीं मिलता, सब जगह बैठ गई। आप देखो, हम लोग तो ट्रैवल करते हैं प्लेन के अंदर भी, जिस व्यक्ति की आय बिल्कुल मध्यम से लो मिडिल क्लास है, वो भी प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। ये मैं मानती हूं। 3rd AC आपका जनरल कंपार्टमेंट हो गया है जी। जनरल कंपार्टमेंट आपका, मुझे नहीं बोलना चाहिए कैसा हो गया, किसी नेता ने एक ऑल क्लास कहा था। कुल मिलाकर के लोगों का एक स्टेटस बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। हम तो पूरे देश को साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं तो पता पड़ता है लोगों के स्पेंडिंग पावर में बहुत इजाफा हुआ है। आप अगर देख रहे हो GST जमा हो रही है, तो GST जो ये 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हो रही है हर महीने, पे कौन कर रहा है? कोई तो पे कर रहा है ना टैक्स, तभी तो टैक्स जमा हो रही है। तो जो टैक्स पे कर रहा है वो अपने प्रॉफिट से कर रहा है जी। इनकम टैक्स का आंकड़ा बढ़ गया है, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े हैं, आप देख रहे हो हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए हैं। तो देश तरक्की पे आ रहा है। हम कोई विपक्षी पार्टी के लोग थोड़ी है कि कोसते ही रहो कि नहीं कुछ नहीं हुआ, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ऐसा तो नहीं है। हर एक का स्टेटस ऊंचा से ऊंचा होता जा रहा है। मेरे पास कभी अगर मैं छोटा सा सैमसंग का फ़ोन ले रहा था तो आज एप्पल का फ़ोन लेके चल रहा हूँ, स्टेटस तो बड़ा है ना। तो कोई भी खड्डा एक रात में नहीं भरने वाला। जो पिछले कई हज़ार साल की हमारी गुलामी में जो पूरी लूट खसोट हुई, उस खड्डे को भरने के लिए मात्र अगर आप सोचो 70-75 साल पर्याप्त है। मैं उसमें सारी सरकारों को ले रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी नहीं दे रहा हूँ, सारी सरकारों के प्रयास हैं। पिछली सरकार के प्रयास इसीलिए हमें दिखाई देते हैं क्योंकि 60 साल वो लोग बहुत दौड़े, काफ़ी कुछ कवर किया, और 14 के बाद उसमें मतलब जिसको बोलते हैं दूध काफ़ी गर्म होता रहा। मलाई जो है अब लगी है, तो मलाई लगने का अब दिख रहा है क्या, दूध पे मलाई आ गई। तो वो तो भगवान ने श्रेय लिख दिया बीजेपी के हाथ में जी। लेकिन दूध गर्म करने में पिछली सरकारों का भी हाथ तो रहा ही था, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब मलाई जमी। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि इस दूध में से घी कब निकलेगा, तो भाई अब गर्म हुआ दूध, अब मलाई आई है, इसको ठंडा करोगे, इसको दही जमाओगे, फिर इसको मथोगे, फिर मथने के बाद इसमें मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को तपा करके घी बनाओगे, तब घी बनेगा। तो भारत अपनी यात्रा में बिल्कुल समय पर है, विधि के विधान के अनुसार है। निश्चिंत रहो। आप अपने जीवन काल में जो बताते हैं ना 2047 भारत की 100 ईयर्स के अंदर भारत डेवलप्ड है जी। तो 2047 में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऑलरेडी 25 में हो, 22 साल की और बात, और 22 साल में आप बिल्कुल सब परिवार उसको डेवलप देखोगे। और डेवलप्ड क्या होता है, कोई पंख थोड़ी लग जाएंगे राष्ट्र को, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप खुद को पढ़ोगे, स्टेटस आपका बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई हेल्थ एंड ये फैसिलिटीज़ बढ़ेगी। तो मुझे तो लग रहा है कि एकदम वी आर ऑन ट्रैक एंड थिंग्स आर हैपनिंग। थोड़ा स्लो है बट हो रहा है।